स्टांस दिया है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने बातें बताई हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन तो तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे या नहीं और इलेक्शन की तारीख कौन देगा, तमाम पाकिस्तानी इन सवालात के जवाब के मुंतज़िर हैं। मामला लाहौर हाई कोर्ट में फैसला महफूज हो चुका है। खबरें ये आई थी कि अदालत आज शाम 5:30 बजे तकरीबन ये महफूज फैसला सुनाएगी, लेकिन अभी तक फैसला सामने नहीं आया। समाअत के दौरान आज गवर्नर के वकील ने दलाइल दिए कि असम्बली खुद ब खुद टूटी है, गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज़ उठाया और दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात कराना है, तारीख देना नहीं है। विफाक समेत कोई भी इदारे ताउन के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालात में इलेक्शन किस तरह से करवा सकते हैं, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और आज किसी भी वक्त सुनाए जाने का इम्कान है। नाज़रीन, पंजाब में इलेक्शन की तारीख के मामले पर एक तरफ गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और सूबाई इंतजामिया हैं जो इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो हर सूरत इलेक्शन चाहती है और उसने अपनी तमाम तर उम्मीदें अदालतों से लगा ली हैं। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा कि सूबाई इलेक्शन की तारीख के मामले पर शदीद कानूनी लड़ाई, क्या अदालत ये मामला निपटा देगी? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, सलमान आबिद साहब और इस्माइल कासिम साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जो इलेक्शन की तारीख का मामला है अदालत में है, फैसला महफूज हो चुका है और आज किसी भी वक्त ये फैसला सुना दिया जाएगा और जब मामला अदालत में होता है तो हम इम्कानात और मुमकिनात पर ही बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये अब मामला अदालत निपटा देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? तो जाहिर है तमाम तर अब उम्मीदें जो है वो अदालत से हैं। देखिए, पिटिशन जब अदालत ने एक्सेप्ट की है तो अदालत ने उस पर अपना फैसला तो सुनाना ही है। अब वो फैसला किस किस्म का, क्या इम्कानात हैं उसके, वो उस पर कुछ गुफ्तगू हो सकती है। इम्कानात क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन की, दस्तूर की तशरीह करनी है ना अदालत ने। बाकी तो जो दस्तूर बना हुआ है वो क्लियर है, आर्टिकल 224 भी बिल्कुल क्लियर है। उसके अलावा जो इस मामले में बाकी आर्टिकल्स हैं वो भी बिल्कुल क्लियर हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसकी तशरीह क्या होती है, गवर्नर साहब का ये स्टैंड कि क्योंकि मैंने दस्तखत नहीं किए चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, लिहाजा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो और उसके अलावा मजीद पे उन्होंने सोने पे सुहागा ये हो गया है कि जितने भी इदारे हैं, जो भी गवर्नेंस के आर्म्स हैं, जो भी इलेक्शन की मशीनरी है, तकरीबन क्या सारों ने ही कह दिया है कि हमारे पास ना वो ज़राई है, ना हमारे पास अपराधी कुव्वत है, और हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि हमारे पास रकम भी नहीं है इस सिलसिले में। तो ये जो सारे इशारों को अगर हम सामने रखें अपने, तो हमारे सामने नजर आ रहा है कि जो कोर्ट में पता नहीं क्या क्या आर्गुमेंट्स और दलाइल दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के, जो आप अभी गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने तो यही कहना है क्योंकि जैसे कोर्ट अगर किसी चीज की ऑर्डर पास करती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाहिर है फिर उसका एक मैकेनिज्म है, कोर्ट तो खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराती। इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराती है तो जो गवर्नमेंट के जराए हैं, गवर्नमेंट के जो सारे रिसोर्सेज हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कराती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को ही आप हैंडीकैप कर दें और टेक्निकली उसको आप हाज कर दें तो इलेक्शन तो नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 तो ये है कि जब कोर्ट के सामने ये चीज आ गई है तो कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाना है, इंटरप्रिटेशन देनी है। उन्होंने जो मुताल्लिका आर्टिकल्स हैं उसमें उन्होंने बताना है कि भाई अगर गवर्नर की हमारी तशरीह कॉन्स्टिट्यूशन की ये है, अगर कोर्ट चाहेगी जो तशरीह समझती है वो मुनासिब, मैं किस मफरूजे पर बात कर सकता हूँ, मैं इस मफरूजे पर बात कर सकता हूँ कि ठीक है इसका जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जो इसकी तशरीह की जा सकती है वो कुछ इस तरह की जा सकती है कि गवर्नर इस पर तारीख दे, तो फिर गवर्नर को तारीख नहीं पड़ जाएगी इस मामले में। तो इसका इम्कानात ज्यादा महसूस हो रहे हैं। और दूसरे इम्कानात अगर तारीख दे भी दें, अब इसका दूसरा पहलू देख लीजिए आप। इसका दूसरा पहलू ये है कि तमाम के तमाम इदारे, चाहे वो पुलिस हो या वजारत खजाना हो या रेंजर्स हो या बाकी इदारे हों, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि जी हम तो इस हालात में जहाँ के दहशत गर्दी भी है, जहाँ की हमारी दूसरी कमिटमेंट्स भी हैं, जहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट भी है, तो हमारे पास तो वो नहीं हमारे पास इतनी फोर्स है, अगर आप पुलिस की बात करें, रेंजर्स की बात करें, नहीं हमारे पास एक वक्त जराए हैं। तो ऐसी सूरत में फिर अगर इलेक्शन की डेट दी भी जाए
तो फिर दोबारा किसी को पिटीशन में कोर्ट में जाना पड़ेगा कि ये इलेक्शन की तारीख का आपने अनाउंस कर दिया। फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये तमाम इदारे दोबारा अगर कोर्ट नोटिस इनको करेगी तो बुलाए जाएंगे कि भाई आप बताएं, जस्टिफाई करें कि आपके पास राय नहीं है तो क्यों नहीं है, पहले इलेक्शन कराते रहे हैं। पूरी दुनिया में इलेक्शन तो जंगों में भी होती हैं, इलेक्शन तूफानों में भी होती हैं, इलेक्शन हर किस्म के हंगामी हालात में भी होते हैं। और इलेक्शन अगर इन मामलात को अगर डिले किया जाए और उसमें फिर जाहिर है कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या इंटरप्रिटेशन ऐसे करके या हालात पैदा करके अगर इलेक्शन को न कराया जाए तो मैं समझता हूं कि कोई अच्छी तारीख रकम नहीं होगी। जी सही है, बिल्कुल जी। सलमान हाफिज साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये एक अच्छी तारीख रकम नहीं होगी, जिस तरह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं, अब इलेक्शन तो हर हाल में हो सकते हैं, जंगों में भी होते हैं, हंगामी हालात में भी होते हैं। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि पीडीएम को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, अब इसलिए वो इस तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन टेक्निकल रीजंस भी हैं जो वजारत दाखिला ने कहा, खजाना ने कहा, अदलिया ने कहा। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? अब जाहिर है मामला अदालत में है, तो क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है? देखिए, बात यह है कि अगर ये मंतक मान ली जाए कि कुछ टेक्निकल रीजंस हैं या वजारत दाखिला के पास सिक्योरिटी का मसला है और वजारत खजाना के पास पैसे नहीं हैं, तो फिर सवाल ये होता है, ये जो 123 नशिस्तें कौमी असम्बली की खाली हुई हैं, उसमें जो 2 किस्तों के अंदर 33 और 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराने की बात की जा रही है, ये क्यों करवाई जा रही है? क्या इसके लिए माहौल ठीक है? क्या फिर दहशतगर्दी नहीं होगी? क्या उस वक्त वसाइल की कमी नहीं होगी? बात बड़ी सादी सी है कि हम एक सियासी फैसले की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन से गुरेज कर रहे हैं, और सियासी फैसला ये है कि इस वक्त की जो हुकूमत है उसको ये इलेक्शन शूट नहीं करता। अब वो अपने साथ साथ इदारों को भी इस्तेमाल कर रही है। अब आप देखिए ना, आईजी पंजाब जो है और जो अपना चीफ सेक्रेटरी साहब है, वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि जनाब हालात ठीक नहीं है। आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर कहते हैं अगर हुकूमत फैसला कर ले, इलेक्शन कमीशन फैसला कर ले, तो हम इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। केपीके के आईजी जिनको फारिग किया गया है, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करा सकते हैं, और अगले दिन उनको फारिग कर दिया गया। ये जो सारी सियासत हो रही है, ये इसलिए हो रही है ना कि सारे के सारे फ्रीकैन एक तरफ होकर ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। और किस लिए नहीं कराना? इसलिए कि उनको लगता है कि हालात हमारे हक में नहीं है। अच्छा, हो सकता है आप इलेक्शन को डिले कर दें, लेकिन फिर इलेक्शन को डिले करने के लिए आपको अदालतों से तौसीक करानी है, फिर आप अदालतों को भी अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, उन पर भी दबाव डालेंगे। और अगर अदालतें आपके हक में फैसला नहीं करेंगी तो आप कहेंगी कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे अदालतें इमरान खान के साथ खड़ी हैं, इमरान खान को सपोर्ट करती हैं, ये तो इंसाफ के साथ फैसले नहीं हो रहे। और जो फैसले सियासी कुव्वतों ने करने हैं, वो फैसले सियासी कुव्वतें करने की बजाय अदालतों पे डाल रही हैं, अदालतों से फैसला लेना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, लाहौर हाई कोर्ट फैसला करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करे। और भाई अगर सारे फैसले अदालतों ने करने हैं तो ये पार्लियामेंट किस चीज का नाम है? वो जो खान अब्बासी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो चुकी है। अब कानून साजी हो, आपकी कोई सियासी बहस मुबाहिसे हो, आपकी दहशतगर्दी से जुड़े मामलात हो, आपके इकोनॉमिक्स से जुड़े मामलात हो, पॉलिटिक्स से जुड़े मामलात हो, अगर आपने इसको पार्लियामेंट से बाहर करना है तो फिर ये पार्लियामेंट की फॉर्मेशन का मकसद क्या है? और देखिए बात यह है, अफराद को मत देखें, इमरान खान क्या कहते हैं, मरियम क्या कहती हैं, बिलावल क्या कहते हैं, फजलुर रहमान क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ क्या कहते हैं। फर्द के मुकाबले में आइन बालादस्त है ना, बिल्कुल। तो आइन को देखे ना, आइन क्या कहता है। अच्छा, कल तक तो आप कह रहे थे कि जनाब आप तोड़े सूबाई असम्बलियां, हम इलेक्शन करा देंगे 90 दिन के अंदर अंदर, हमारे पास ये पूरा इख्तियार है। अब जब इलेक्शन की बारी आई है तो आप भाग गए, अब कह रहे हैं एक ही इलेक्शन करवाएं। और भाई हम तो पहले कहते थे आपको कि एक ही इलेक्शन होना चाहिए, ये बाय इलेक्शन, ये 2 सूबों के इंतखाबात, ये नहीं मसले का हल। मसले का हल मैं इन्हीं प्रोग्रामों में बार बार कहता रहा हूं कि आपको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और आज भी मैं कहता हूं कि आपको रेजोल्यूशन जो है वो जनरल इलेक्शन है, आपस में बैठे उस इलेक्शन के रूल्स ऑफ गेम्स तय करें, कैसे इस इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करना है, कैसे इलेक्शन को कंडक्ट करना है, इसकी तरफ आए। लेकिन ये जो इलेक्शन से फरार का रास्ता है, यानी आप अंदाजा लगाइए ना दुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रेजोल्यूशन पास करवाई जा रही है, ताजिर तबकों से रेजोल्यूशन पास करवाई जा रही हैं कि पहले जो है ना मईशत फिर इंतखाबात। ये वही नारा है ना जो ज़िया-उल-हक के दौर में लगता था कि पहले एहतसाब फिर इंतखाबात। भाई खुदा का खौफ करें यार, निकले बाहर इस सारे कौम से। आप चाहे कौमी हुकूमत बना लें, आप चाहे यहाँ पे माशी माहिरीन की हुकूमत बना लें, आप चाहे इलेक्शन से गुरेज करें, आपका बुरान हल होने वाला नहीं है। इस वक्त जो नई अभी रेला आना है ना इकोनॉमिक्स का, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान माशी तौर पे कहाँ खड़ा है। इसलिए अभी भी मकसद यही है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठे और जनरल इलेक्शन के लिए एक बड़ा इत्तेफाक राय पैदा करें जो सबके लिए काबिल कबूल हो। सही है जी। हाफिज ताहिर साहब, अब ये मामला तो यहाँ पर आकर लटक गया है कि सूबाई इलेक्शन की तारीख कौन देगा। मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि मामला अदालत में हम मुमकिनात पर ही बात कर सकते हैं, जाहिर है हम इस पर कोई क्लियर कट अपना तज्जिया नहीं दे सकते।
तो हाफिज ताहिर साहब, अब ये आपके ख्याल में, क्योंकि ये बात भी हो रही है कि बार बार इंतखाबात से बेहतर है कि एक ही दफ़ा तमाम सियासतदान बैठें और आम इंतखाबात की बात करें, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये मामला निमटता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हाल में इलेक्शन पर ही बात करना चाहते हैं, इसके अलावा वो बैठने के लिए भी राजी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा तो मौक़िफ़ रोज़ अव्वल से ये है कि आप जितनी भी टक्करें मार लेंगे, और बिल्कुल अभी जो मेरे भाई कह रहे थे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। आज मैं ये सोच रहा था कि अगर ये सारा ही काम अदालत में करने हैं तो ये पार्लिमान, ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये क्या है? फिर क्यों इतना खर्चा आप कर रहे हैं? फिर बंद करें सारा कुछ, फिर चीफ जस्टिस साहब से जाके फैसला लिखवा लिया करें, या हाई कोर्टों से या सेशन कोर्टों से आप ले लिया करें फैसले। या कोई आपस में बैठने को तैयार नहीं है, और एक दूसरे को इस हद तक दूरी पैदा हो गई है। और इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो नहीं खुद बैठना चाहते तो उनकी दूसरी, उनके बाद जो लीडरशिप है वो बैठ जाए। ये इलेक्शन बगैर बैठे नहीं होने। आप देखिए, बात ये है कि फिर दूसरी बात जो बहुत अहम बात है वो ये है कि अगर इलेक्शन सूबाई असम्बलियों के हो जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब उन्हें तस्लीम करेंगे अगर हार जाते हैं? वो तो पहले ही एक पूरा ग्राउंड बना के बैठे हुए हैं कि जी धांधली होनी है और धांधली की तैयारी हो रही है। तो बहुत सारी इस्लाहात भी करने की जरूरत है इलेक्शन के निज़ाम में, इसके ऊपर भी बात करने की जरूरत है। यानी एक तरफ तो हमारे पास पैसे नहीं है, हम मांगते फिर रहे हैं, $1 अरब हमें देने को दुनिया तैयार नहीं है, जो सूरत हाल बनी हुई है। दूसरी तरफ हम 35 हल्कों के इलेक्शन कराएं, एक फर्द खड़ा होगा या 8 के कराएं, फिर उसके बाद कराएं, फिर ये क्या है? ये एक मजाक बन गया है। इंतखाबात एक मजाक लग रहे हैं, ये पार्लिमान एक मजाक बन जाएगी। और अगर कौम ने कहा कि जो जहन्नुम में जाए ये सारी सूरत हाल में, हमारा किसी को एहसास नहीं है, हम निकलेंगे नहीं वोट डालने, या हम बिल्कुल इस निज़ाम से अलहदा हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? इसलिए ये आपस में बैठें, दिल बड़े करें, बैठ के चीजों को तय कर लें, और अगर जब चीजें बैठ के तय कर लेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। अब देखिए, बात यह है कि जनरल बाजवा साहब ने कुछ चीजें छप भी रही हैं, कुछ चीजें लोगों को इल्म है, कोशिश की थी कि कोई हल निकल आए, कोई बात हो जाए, लेकिन वो भी जिद और इनाद की नजर हो गया। तो अब अगर आप आपस में नहीं बैठेंगे तो क्या आप देखें ना सूरत हाल क्या है। हमारे जो सैलाब ज़दगान है बेचारे, अभी तक वो बहाल नहीं हो सके। आज आप तेल की, आपको पेट्रोल की, आज डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब जो कि हुकूमत के सेनेटर हैं और बहुत करीब हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, वो सेनेट में बोल रहे हैं। यानी एक ऐसी सूरत हाल है कि पेट्रोल मौजूद है लेकिन जखीरा अंदोजों ने जखीरा कर लिया। आगे रमजान आ रहा है, अभी से जो प्याज से लेकर टमाटर, लींबू जूस की, तो ये सब चीजें जब तक आप नहीं बैठेंगे ये मसला हल नहीं होगा। अगर तो आपने तय कर लिया है कि जी कौम जो है हमें इससे गरज नहीं, हमारी इनायत कौम से बड़ी है, मुल्क से बड़ी है, फिर इसका कोई इलाज नहीं है। अदरवाइज आपको टेबल पे बैठना चाहिए और बैठ के मामला को हल करना चाहिए। जी इस्माइल कासिम साहब, बात तो यही है कि इंतखाबी इस्लाहात पर भी बैठने के लिए तैयार नहीं है ना, कि इंतखाबी इस्लाहात पर बात तो कर लें, और अगर कोई एक इस्लाहात करना चाहता है तो दूसरी पार्टी उस पर राजी नहीं होती है। अब ये मामला आपके ख्याल में किस तरह जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि वाकई इंतखाबात तक बात जाएगी, या फिर वो जो आम इंतखाबात तक जानी है बात उस आम इंतखाब तक जाएगी? बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए, मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये चंद 100 लोग जो हैं ये मतलब किस तरह से 22-24 करोड़ आवाम के साथ खिलवाड़ करी जा रहे हैं। मतलब एक तमाशा बनाया हुआ है। आप लोगों के पास खुद तो करोड़ों अरबों हैं, जिस तरह मर्जी करके आपने बनाए हुए हैं, बट गरीब आवाम, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आपने तोड़ के रख दिया। उनका इतना बुरा हाल है कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। रोज़ लोगों से मिलते हैं, रोज़ एक ऐसी कहानी होती है कि दिल करता है कि आंसू बहाएं, फिर वो कहते हैं कि आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते। फिर बंदा कहता है, सोचने में मजबूर हो जाता है कि यार मैं आखिर करूं क्या। चंद लोग हैं, मतलब कि आप लोग ना करें, फिर आप लोग बाहर आ जाए, मैं आ जाता हूं बेहतर, मेरा ख्याल है बेहतर आपसे ज़्यादा लीड कर लूँगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बिकॉज मुझे आवाम का तो ख्याल होगा। सलमान आबिद साहब को ले आए, डॉक्टर जमील को ले आए, हाफिज़ साहब के भी कोई सीन बनाते हैं अंदर। क्यों आप लोगों को लगता है कि आप लोग ही हैं और आप लोगों ने मुल्क चलाना है? क्योंकि आपने तमाशा बना दिया। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक फेसेस नहीं है। मैं साद रफीक साहब, इतना बड़ा नाम, इतना एक्सपीरियंस, कैसे उन्होंने बीबी साहब का जिक्र कर दिया?
कि जी उनकी सानेहा के बाद, उनकी शहादत के बाद भी तो डिले हुआ था इलेक्शन। मतलब कि ये क्या लॉजिक किस तरह से आती है, मतलब इट्स अबव मी। मुझे ये नहीं समझ आता ये लोग किस मट्टी के बने हुए हैं, क्या सोच के लॉजिक डाल रहे हैं। ये सब कुछ पॉलिटिकल है, इट्स ऑल पॉलिटिकल। पैसे भी हो जाएंगे, सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, दहशतगर्दी भी रुक जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सारे इदारे भी आ जाएंगे, ठीक है। इवेंचुअल मसला ये है कि आपकी इन अपनी खौफ की वजह से जो आप भाग रहे हैं इलेक्शन से कि हमें बुरे तरीके से शिकस्त का सामना होगा, आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को बदनाम करी जा रहे हैं। देखें, इदारे हैं जो कि मॉनिटर करते हैं, उनको भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने दिन है, उनको भी काउंट कर रहे हैं कि 20 दिन हो गए हैं, 70 रह गए, 90 के दिनों के अंदर हमने इलेक्शन करवाने हैं इस मुल्क ने। डेवलपिंग कंट्री और वहां पे क्यों नहीं हो रहे, उनको पता है कि पॉलिटिकली खिलवाड़ किया जा रहा है, इदारों को फोर्स किया जा रहा है। हमारी जुडिशरी को देखें आप, क्या हाल रह जाएगा। पहले हम लोग कहां पे स्टैंड करते हैं तो क्या फिर आएगी रिपोर्ट्स क्या आएंगी। तो ये किसके अंदर कोई डिबेट, कोई तज्जिया, कुछ नहीं बनता। बेसिक्स हैं कि दीज पीपल आर सेल्फिश, ओनली थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। अवाम की परवाह नहीं है। अभी जो आगे इकोनॉमिक क्राइसिस आना है, ये जो टैक्सेस आने हैं, ये कहां से लोगों ने देने हैं। चलें इस पे हम आगे चलकर बात करते हैं। ये बात तो दुरुस्त है, जाहिर है इनको अपनी चाहिए, अपने मफादात हैं, आम आदमी की परवाह नहीं है। आम आदमी की फिक्र कौन करे, अगर करने लग जाएं तो फिर ये एटलीस्ट हमारे सियासतदान या हमारे हुक्मरान नहीं होंगे। अब इंतखाबात का मामला है, कुछ ही देर के बाद कहा जा रहा है कि ये फैसला आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदें बांधी हैं अदालत से। अब देखते हैं क्या फैसला आता है क्या नहीं। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल, नून लीग के देरीना रहनुमाओं के इस्तीफे। हम सवाल ये रखेंगे, क्या PMLN अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करेगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मैं ये समझता कि मुस्लिम लीग दफन हो रही है। ये बात मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ और ये हमारी क़यादत को समझना चाहिए, ये मियां नवाज शरीफ साहब को समझना चाहिए। नाज़िम, PMLN के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज को अहम ओहदे पर नून लीग के देरीना रहनुमा पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा देने लगे हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उनके बाद साबिक गवर्नर हैं सरदार मेहताब अब्बासी, जिन्होंने पार्टी पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद की है और सीनियर नायब सदर के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मगर इंतहाई अहम बात यह है कि नवाज शरीफ के दामाद और मरीम नवाज के खावन कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी पार्टी पॉलिसीज़ के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक्सटेंशन देने को नवाज शरीफ की एक बड़ी गलती कहा और ये वाज़ह किया कि नून लीग ने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत किया है और इस नज़रिए को अपने हाथों से उन्होंने दफन कर दिया। इससे पहले चौधरी निसार अली खान भी पार्टी से अलग हुए। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल भी पार्टी के नारवा सलूक पर पार्टी से दूरी इख्तियार कर चुके हैं। इसी से मुताल्लिक हमारा सवाल, सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि मरीम नवाज की जानिब से पार्टी की क़यादत संभालने के बाद अब ये जो देरीना रहनुमा हैं और ये बड़े क्लोज समझे जाते थे नून लीग के लीडर्स के, अब इनके इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। आप समझते हैं कि अब जाहिर है वैसे ही इनकी हालत थोड़ी सी पतली है, महंगाई की वजह से लोग नून लीग को उस तरह से ट्रस्ट नहीं करेंगे, वोट, मैं इंतखाबात के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, तो अब ये जो पार्टी के अंदर टूट फूट शुरू हो गई है, आपके ख्याल में नून लीग को अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए? देखिए, रिजीम चेंज के बाद अगर कोई सियासी जमात जिसको सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली डैमेज हुआ है वो PMLN है। इक़्तिदार तो मिल गया लेकिन पार्टी की पोजीशन जो है वो डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है और इसका इजहार अब पार्टी के सरकर्दा लोग जो हैं बरमला TV प्रोग्रामों में कर रहे हैं। खाकान अब्बासी साहब भी, ख्वाजा आसिफ साहब भी, ख्वाजा साद रफ़ीक भी और बाकी लोग भी, और बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारा ये इक़्तिदार को हासिल करने का काम था फैसला, ये गलत था। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर बुरहान है और दूसरा बुरहान पार्टी के अंदर शरीफ ख़ानदान के दरमियान वरासत की लड़ाई का भी मसला सामने आ गया है। यानी आप देखिए ना, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज एक फ्रंट पे होके गेम खेल रहे हैं, दूसरी तरफ मरीम नवाज और नवाज शरीफ हैं। अच्छा, अब पार्टी के अंदर लोगों की कन्फ्यूजन ये हो गई है कि वो किसका साथ दें। अगर इस तरफ जाते हैं तो इधर वाले नाराज़, इधर आते हैं तो इधर वाले नाराज़ हो जाते हैं। एक कन्फ्यूजन पार्टी के अंदर ये भी है। फिर तीसरी कन्फ्यूजन ये है कि ये जो हमने बड़े बड़े दावे किए थे डिलीवरी के, वो डिलीवरी कहाँ है इंतखाबात से पहले, क्योंकि अगर इंतखाबात में हमने कुछ जाना है तो हमें कुछ देना पड़ेगा ना लोगों को। इस वजह से लोगों के अंदर रिफ्लेक्शन आ रही है। अच्छा, मरीम नवाज अगरचे पार्टी के अंदर एक बड़ी पॉपुलर लीडर है, मैं उनको तस्लीम करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से फैसला किया गया है मरीम नवाज को सामने लाने का,
उसमें पार्टी के किसी रहनुमा से मशावरत करना फैसला को नहीं किया गया, कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई पार्टी की सीनियर क़यादत को इत्मीनान भी नहीं लिया गया, तो जिसकी वजह से पार्टी के अंदर फैसले आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं। और अब तो जो घर के बेदी है अपना कैप्टन सफदर साहब, वो भी बड़े नाला नजर आ रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब ने भी रिजर्वेशन शेयर की है। तो कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून को यह इक़्तिदार बड़ा महंगा पड़ा है। हालांकि आपको याद होगा इमरान खान की जब हुकूमत थी, सब ये कहते थे कि मुस्लिम लीग नून मजबूत पॉलिटिकल पोजीशन में है और जब भी इंतखाबात होंगे ये बड़े वाज़े अंदाज में जीतेंगे। लेकिन अब ये सारा खेल जो है वो उलट हो गया है। तो अब मसला ये है, एक और भी चक्कर है, एक मुस्लिम लीग नून को लंदन से चलाने की कोशिश की जा रही है, एक मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान से बैठ के शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये होगा नहीं सिलसिला। आपको एक वेवलेंथ के अंदर आके पार्टी के फैसलों के ऊपर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको मरियम नवाज का एक जुमला सुनाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। जब उस खाकान अब्बासी साहब की रिजर्वेशन का सवाल आया ना, तो उन्होंने कहा कि जनाब देखिए, खाकान अब्बासी पार्टी के सीनियर रहनुमा है और मैं खाकान अब्बासी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की सरपरस्ती करूंगी। अब सरपरस्ती का मतलब यह है कि मैं हूं कायद, आप सबको मुझे फॉलो करना है और मैं आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगी। तो ये पार्टी के अंदर लोगों की जो कबूलियत का मसला है, वहां पे प्रॉब्लम आ रहे हैं। बहरहाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि आने वाले इंतखाबात, चाहे वो 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो, ज़िमनी इंतखाबात हो या नेशनल इलेक्शन हो, उससे पहले अगर पार्टी ने अपने अंदर पोस्टमार्टम ना किया अपना और अपने मामलात को दुरुस्त ना किया, तो मैं आपको बता रहा हूं इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी जगह, लेकिन जो पार्टी का पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसकी भी एक बड़ी भारी कीमत जो है मुस्लिम लीग नून को अदा करनी पड़ सकती है। जी हाफिज साहब, आपको लग रहा है कि नून लीग इस वक्त मुश्किल का शिकार है? एक जिस तरह हम मईशत की बात करते हैं, वो आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकी और जो एक उसका वोट बैंक था बेसिकली अब वो भी नहीं उस तरह से रहा। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा जो पार्टी के अंदर है, अब मरियम नवाज को जब ओहदा दिया गया तो शायद खाकान अब्बासी भी बोले हैं, सरदार मेहताब अब्बासी भी बोले हैं जिन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ा है, अब कैप्टन सफदर ने भी आवाज़ उठाई है। तो आपको लगता है कि अब ये मुश्किल का है शिकार नून लीग और ये अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करेगी? देखिए, पहली बात तो आपकी जो है ना वो दुरुस्त है कि इस वक्त अवामी जो सूरत हाल है उसमें रिलीफ नहीं दे सके, और जो अभी तक मामलात आपके सामने हैं, IMF हो और बाकी हो, और महंगाई जो है वो जब बढ़ेगी तो लाजमी बात है जो हुकूमत में होता है उस पर उसका असर आएगा। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुस्लिम लीग के अंदर आपस में इख्तिलाफात हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने के बाद हल हो जाएंगे, और इनमें एक आध के अलावा मुमकिन है कोई एक आध शख्सियत नाराज रह जाए, बाकी सारे जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ पहले भी चले हैं और आइंदा भी चलते रहेंगे। इस वक्त और कौन था मुस्लिम लीग नवाज के पास जो अवाम में जाए और बात करे? वो मरियम नवाज ही थी। उनके अलावा कौन था कि जो निकलता या जिसके ऊपर लोग जमा हो जाते या इकट्ठे हो जाते? इसमें जैसा कि अभी भाईजान भी कह रहे थे कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने एक अपना बहरहाल जद्दोजहद उनकी वालिद की और वालिद के साथ उनके ताल्लुक की वजह से लोगों के साथ एक राब्ता और लोग उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, और उसका फायदा बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज उठाना चाहती है। इसीलिए वो तंजीम में कन्वेंशन भी कर रही हैं और बाकी चीजें कर रही हैं। लेकिन ये तो पता चल, देखें फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ अभी तक जो कहा जाता है ना कि नजरियाती वोट या कोई एक वो कोई नहीं है। हमारे यहाँ हर हल्के की सियासत उस हल्के की वजह से है। अवाम की नफरत भी आती है, गुस्सा भी आता है। अब ये जो नौजवान वोट है, जो नया वोट बना है, इस मरतबा इंतखाबात जब भी हो, वो आज हो, कल हो, अक्टूबर में हो या जनवरी में हो, वो नौजवान वोट जो है वो जिस तरफ जाएगा उसी तरफ हालात जाएंगे, उसी तरफ जो है कामयाबी होगी। लेकिन इतना भी मुस्लिम लीग नवाज जो है पंजाब में कमजोर नहीं हुई है जितना कि यानी एक शोर है। जब इलेक्शन आएगा तो असल हकीकत तो उसी वक्त पता चलेगी। फिर वक्त मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी कुछ कमजोरी जो है मुस्लिम लीग नवाज में आई है। चलें, सही है जी डॉक्टर साहब, ये बात तो वैसे दुरुस्त है। जब नून लीग कमज़ोर थी, उनका बयानिया नहीं था, मरियम नवाज ही निकली थी, उन्होंने एक बयानिया बनाया, नून लीग को अपने पाँव पर खड़ा किया। लेकिन अब जब उनके पास कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आए, एक क़यादत के तौर पर वो सामने आई हैं, तो अब अंदर पार्टी के अंदर जाहिर है जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने उससे बगावत भी की है। कैप्टन सफदर की अगर हम बात करें, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स पर बात की। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, मरियम नवाज की क़यादत में नून लीग आपके ख्याल में मजबूत हुई है या कमज़ोर हो रही है?
नहीं, वो जो दरारें पड़ रही हैं उसमें तो उससे तो जाहिर है कमजोर जो पहले से कमजोरी इस मखदूश मईशत की वजह से उन पर तारी होती जा रही है, अब उस पर एक और कारी ज़रब लगेगी कि अंदरूनी दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका थोड़ा अगर गहराई में जायजा लें 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि मारूसी सियासत के अलावा इस मुल्क के नौजवाना ने मिलत को किसी और चॉइस पर छोड़ा ही नहीं है। उनके पास चॉइस क्या है? जो पार्टियां हैं उसकी अपनी पार्टीज में कोई जमहूरियत नहीं है, तो जो जमहूरियत क्या देंगी वो मारूसी सियासत। दुनिया ने इस चीज को साबित किया है कि मारूसी सियासत में जमहूरियत को तो नुकसान पहुंचेगा। या तो फिर आप वो कर लें जो रूलर्स करते हैं, फिर तो चलें ठीक है, कम से कम एक सिस्टम और एक निज़ाम तो होगा। लेकिन अगर आप इस सिस्टम पर चल रहे हैं और मारूसी सियासत एक हद तक तो आपने कर ली, और यही वजह है कि इस नहज पे हम पहुंच गए हैं, क्योंकि मारूसी सियासत में ये हुआ कि पिछले तकरीबन 2-2.5 दहाइयों से इसको सियासत को तिजारत बन गई। अब आप मुझे बताएं कि जितनी बड़ी पार्टीज हैं उनकी अपनी तिजारत क्या है? वो सियासत ही तिजारत है। और यही वजह है कि रिलीफ जो देना था इसने हुकूमत वक्त ने, बाय द वे पहली गवर्नमेंट में भी सारों ने रिलीफ अपने आप को ज्यादा दिया, लेकिन इस दफा जो रिलीफ दिया गया वो अपने आप को रिलीफ दे दिया गया। अमेंडमेंट्स हुई, सारी चीजें हुई, अपने आप को रिलीफ मिल गया, लेकिन एट अ कॉस्ट, पॉलिटिकल कॉस्ट। क्योंकि इमरान खान जब सियासत में वो थे, तो जब अपना पावर में थे, जब हुकूमत में थे, तो उनका ग्राफ गिर रहा था, वो तस्लीम करते। लेकिन जब उधर से निकले हैं और इनकी लफ्जिशों की वजह से जो पीडीएम में पार्टियां हैं और जो महंगाई का तूफान सर पे आना शुरू हुआ, शायद आगे जाके आप बात करें उस पर, तो उसकी वजह से उनको दबाव मिल गया उनकी पार्टी को। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो मैंडेट है क्लासिफाइड लोगों को, एक खास ग्रुप को, एक मौरसी सियासत को, एक खास क्लास को, तो उसमें तो जाहिर है खाकान अब्बासी भी नाराज होंगे, महताब अब्बासी भी नाराज होंगे। ये तो चले ठीक है, इतने सीनियर थे, इनकी अपनी हैसियत इतनी है, अपनी स्टैंडिंग इतनी है कि ये खुलकर इन्होंने बता दिया। ऐसे पता नहीं कितने और पार्टी में है, तो पार्टी के अंदरूनी मामलात को ये सही फरमाया शरीफ साहब ने कि अगर नवाज शरीफ आए तो वो कुछ चीजों को संभाल सकते हैं। इस मामले में पार्टी में दरारें हैं, लेकिन उनके आने की अभी प्लेटफॉर्म पूरा बन नहीं रहा है, तो वो क्या करें? किस्सा मुख्तसर ये कि कोई पार्टी ना अपनी कोई ऑडिट कराने को तैयार है, ना अपने कोई सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लें कि इमरान खान में मारूसी सियासत अभी तक वहां नहीं आई, लेकिन वहां भी सिंगल मैन शो है, कोई आदमी बात नहीं कर सकता। इसी तरीके से किसी पार्टी में कोई एक आम आदमी बात ही नहीं कर सकता। मरियम नवाज, क्योंकि उन्हें जाहिर है एक मरात हासिल है, उन्हें एक कुदरती एज हासिल है कि वो जो सियासत में हुकूमत में रहे हैं, उनकी बेटी है, तो उस लिहाज से उनको एक फायदा। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उसका फायदा अपना उठाते रहेंगे, लोग इस तरह पिसते रहेंगे, हालात इस तरह से इनको, क्योंकि ये तो हमारी सियासी पार्टियां तमाम वो सोचती हैं मुल्क में कानून का खजाना है और वो कभी खत्म, जिसकी वजह से थ्रू 267 बिलियन इंटरनल और एक्सटर्नल डेट हमारा हो गया है। हर साल 25 बिलियन की जरूरत है, पता नहीं कहीं कहाँ से आए और इन लोगों को पड़ेगा। इस्माइल कासिम साहब, डॉक्टर साहब की बात तो सही है, पार्टीज के अंदर ही जमहूरियत नहीं है तो हम और कहाँ बात करें कि वो कहाँ से जमहूर की आवाज़ को सुनेंगी ये जो सियासतदान है या सियासी जमातें। आपके ख्याल में अब ये जो मौजूदा हालात हैं नून लीग के अंदर, पॉलिसीज़ पर नज़रसानी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आई एम अफ्रेड इट्स अ लिटिल टू लेट फॉर दैट। शायद उसके लिए भी ये ना हो कि ज़्यादा लेट हो गया हो, गो वेंट गॉन वाला प्रोसेस ना रह गया हो मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। मतलब अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपने ये आपस में डिविजन्स थी, डिवाइड्स थी, लेकिन आपने अभी भी आके इवन टिल नाउ आपने सिर्फ नफरत की सियासत की है। मैं 2-3 चीज़ें, एक अपने आप सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर लें या अवाम की बात कर लें, दोनों डोमेन्स के अंदर प्रोडक्ट ज़ीरो है। सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर आपने एट व्हाट कॉस्ट NRO2 लिया, आपने एहसास बहाल एट व्हाट कॉस्ट करवाए, ह्यूज कॉस्ट। फिर अगर मैं अवाम की बात करूं, इस डोमेन में जाऊं, तो आपने क्या पॉलिसी दी अवाम को? अगर आपने आके कॉन्फिडेंस में लिया होता तो बेहतर होता, आपने नहीं लिया बिकॉज आप सेल्फिशली कोशिश करते रहे किसी ना किसी तरीके से हम बच जाएं। और देखिए पॉलिसीज़ की आप बात करें तो कन्फ्यूजन बड़ी विजिबल है।
एक दफ़ा आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके आते हैं, फिर आप खेल भी उन्हीं के हाथों में रहे हैं, फिर आप आके कहते हैं कि जी इमरान खान, एक दफ़ा अगर मैं कोट करूं यहाँ पे तो गुजरावाला की मुझे वो स्पीच याद आती है, मियाँ साहब वहाँ कहते थे कि इमरान खान के बारे में मैं क्या बात करूं, उसकी तो अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, उनको चलाने वाले जनरल साहब हैं। अब आके वो मरियम बीबी कहती हैं कि इमरान खान सरगना था, 5 का हेड था, मतलब कि वो गलत था या ये गलत है। आप लोगों की अपनी कंफ्यूजन क्यों इतनी ज़्यादा वो विजिबल और ऑब्वियस हो जाती है? और प्लस जब आपके पास एक्सपीरियंस कोई नहीं होता, कोई मिनिस्ट्री आपने नहीं चलाई हुई, आपको लीडरशिप पोजीशन पे लाके बिठा दें तो बाकी लोगों के अंदर रिजर्वेशंस तो आएंगी, एंड वही नजर आ रही है बाहर इस टाइम, जिसकी वजह से वो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट है। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल IMF की सख्त शराइत से मुतल्लिक होगा। हम सवाल ये रखेंगे कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के दावे कर रही है, ये किस तरह मुमकिन होगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। $170 अरब के जो फिस्कल रेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, और हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। नाज़रीन, IMF से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, तमाम मामला तय पा गए हैं, मगर स्टाफ लेवल का अभी तक मुआहदा नहीं हुआ। IMF ने मज़ीद वक्त मांगा है। इसहाक डार साहब कहते हैं कि IMF की शराइत के मुताबिक 170 अरब रुपए की टैक्सेस लगाने हैं, डीजल पर लेवी 10 रुपये बढ़ाएं, बिजली और गैस भी महंगी होगी, मगर वो ये भी दावा करें कि 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन और गरीब तबके को हम रिलीफ देंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये जो IMF की सख्त शराइत के तहत ज़ाहिर है गवर्नमेंट की आवाम पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारियाँ और उसके साथ रिलीफ देने के दावे भी सामने आ रहे हैं। अब ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं और फिर इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हम रिलीफ देंगे, ये किस तरह मुमकिन होगा? डॉक्टर जबील अहमद खान साहब। जी डॉक्टर साहब। ये तजाद, बड़ी तजाद वाली बात की है कि हमारी जो हालात हैं उसमें रिलीफ देना, तो बल्कि क्या जो अभी टैक्स आने वाले हैं, डायरेक्ट टैक्स तो ये बढ़ा नहीं सकते, टैक्स बेस तो बढ़ा नहीं सकते। नारे सारों ने लगाए हैं, पिछली गवर्नमेंट ने भी, और ये गवर्नमेंट भी नारे लगाती रही है, इससे पहले भी लगाती रही है। तो जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो जितने निचोड़ सकते थे उनको निचोड़ लिया है, बेस नहीं बढ़ा। एक तो ये हमारे जराए में जो टैक्स का था, दूसरा डॉलर कोई हमारे पास आ नहीं रहा है, बल्कि अभी तो 2.9 बिलियन हमारे पास रिजर्व रह गए हैं, जो कि 15 दिन की हमारी टोटल रह गई है इंपोर्ट की हमारी हैसियत। तो इन तमाम चीज़ों को देखें और कहीं से कोई आस उम्मीद है नहीं। ये IMF अभी काफ़ी 9 दिन की अपनी काफ़ी डिस्कशन करने के बाद ये कह के चला गया कि हम तो अपनी मैनेजमेंट से अभी जाके इसको कंसल्ट करेंगे और फिर हम उसके बाद आपको फाइनल बताएंगे और कुछ वर्चुअल मीटिंग्स भी करेंगे। तो गोल मोल सी बात करके चले गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी सख्त किस्म की शराइत जो उन्होंने कही है, जो मंजर आम पर ये नहीं लेके आए हैं, तो वो टफ किस्म की शराइत को उनको लागू करना पड़ेगा। और इस वक्त तो लोग बेचारे जो हैं सड़कों पर आ गए हैं। आप देखें तो जो गदागर हैं सड़कों पर कितने आ गए हैं, जिंदगी में जबर कितनी शामिल हो गई है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी जबर के सांचों में ढलेगी कब तक, इन फिजाओं में मौत पलेगी कब तक। फाका कशी शुरू हो गई है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। हमारे अब आज सिंध में कुछ नहीं तो 12-15 जगह पर जुलूस जलसे निकले हैं, टायर जले हैं। महंगाई आपने शेर के जरिए भी बहुत अच्छी अक्कासी कर दी जो हमारे हालात हैं। टाइम कम है इसलिए मैं आगे बढ़ूंगी। जी सलमान आबिद साहब। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, IMF के साथ माहिदा मुबारक, लेकिन ये जो 160-70 अरब रुपए के जो टैक्स लगाने हैं, ये किस पे लगने हैं? अगर ये लगने हैं आम आदमी के ऊपर तो फिर उसका कचूमर निकलेगा, और अगर आपने लगाने हैं ये ताकतवर तबकात के ऊपर जिन पे लगने चाहिए तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम हमेशा से जो टैक्स है ना, वो आम आदमी पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं। जहां हमें डायरेक्ट टैक्सेस लगाने हैं वहां तो हम लगाते नहीं है, वहां हम सियासी समझौते कर लेते हैं और वहां पे पॉलिटिकल कंप्रोमाइज करके फिर बैठ जाते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपने इकोनॉमी दुरुस्त करनी है तो आपको एग्रेसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी होंगी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी होंगी, ताकि आप लॉन्ग टर्म कोई प्लान कर सके। ये सिर्फ जज्बाती नारों से मसला हल होने वाला नहीं है। जी हाफिज ताहिर साहब। देखें, बात यह है, मईशत तो तब भी बेहतर होगी ना कि जब आप अपने मुल्क के अंदर अमन और इस्तेहकाम लाएंगे। अगर किसी ने यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करनी है और उस गरीब को ये डर है कि आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, कल अगर ये बदल जाती है, कोई और हुकूमत आ जाएगी तो मैं नैब पकड़ के मुझे अंदर डाल देंगी। एक हमारे दोस्त मुल्क के
लोग आए थे यहाँ इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उन्होंने कहा पहले हमें आप ये बता दें कि ये नैब और एंटी करप्शन इसका क्या हल है आपके पास। अगर तो कोई इसका हल हमें बताते हैं तो फिर उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं। तो पाकिस्तान में एक मिसाक मईशत, मिसाक पाकिस्तान करने की जरूरत है। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप सहारा देते रहे, वक्ती तौर पे सहारा मिल जाएगा, फिर 2-3 माह बाद फिर आप उसी जगह पे आके खड़े हो जाएंगे ऐसे ही। तो उसका वाहिद हल ये है कि आपस में बैठ के ठीक है जी, आप सब बात तय करें। ठीक है इस्माइल कासिम साहब क्विकली। देखिए क्विकली साथी से एक लाइन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों साथ चलते हैं। जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, इकोनॉमिकली हम लोग स्टेबल नहीं हो सकते। आम इंतखाबात करवाएं, मामला शायद बेहतर हो जाए, बट स्टिल थोड़ा सा टाइम उसमें भी लगेगा। जो ये बातें कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पॉपुलिस्ट नैरेटिव पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स नॉट द वे फॉरवर्ड एट ऑल। ठीक है जी, आपका पॉइंट। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आज के एक्सपर्ट से इतने ख्याल रखिए।